जो है हम लोग लेसन जो है 1 में जो है देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 2, जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद हम लोग देख रहे थे पहला चैप्टर। इसमें इस चैप्टर में जो है बहुत सारे चीज़ों जो है अभी पढ़ना है, जो कि अभी पढ़ेंगे किसके बारे में, जर्मनी के एकीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर समझना, जर्मनी के एकीकरण के बारे में थोड़ा समझाते हैं। तो यूरोप में राष्ट्रवाद जो हम लोग पढ़ रहे थे पहला चैप्टर, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो जर्मनी कितने राज्य थे, 39 राज्य को आपस में मिलाकर नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा जर्मन राइन राज्य का संघ का क्या किया गया। तो ये जो नेपोलियन बोनापार्ट है, पहले जो था जर्मनी बहुत ही मतलब 39 राज्य में क्या था, वो बांटा हुआ था। लेकिन ये नेपोलियन बोनापार्ट सभी को क्या किया, एक किया, मतलब एकीकरण किया, एक किया। और जो है कौन सा संघ का निर्माण किया, वो जर्मन राइन राज्य संघ का जो है स्थापना किया। कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। मतलब 29 गो राज्य था, उसको आपस में मिलाकर एक बहुत बड़ा राज्य बनाया, जिसका नाम क्या दिया, वो जिसका नाम दिया जर्मन राइन राज्य संघ। तो देखो उसके बारे में क्रांतिकारियों का युग देखते हैं, क्योंकि ऐसे देखो ये तो हम देख ले कि 39 राज्य जो है आपस में मिलाकर जो है जर्मन राइन राज्य बना दिया, वैसे थोड़े बना होगा, उसके लिए तो बहुत बड़ा क्रांति हुआ होगा। तो हम लोग अब जो है इस युग के देखने वाले, क्रांतियों का युग देखने वाले हैं, किस प्रकार क्रांति हुआ, तब जाके जो है एकीकरण सफल हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है हम लोग आगे देखने वाले हैं क्रांतियों का युग। तो क्रांतियों का युग हम लोग देखने वाले हैं। तो क्रांतियों का युग जो है जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति से शुरू हुआ है। जुलाई 1830 की क्रांति से जो है क्रांतियों का युग शुरू हुआ है। परिणाम स्वरूप हुआ क्या, फ्रांस से बुर्बोवंश का क्या हो गया, अंत हो गया, समाप्त हो गया। जो बुर्बोवंश जो है शासन कर रहा था बहुत वर्षों से, उसका जो है जो राज शासन था ना, उसका क्या हो गया, अंत हो गया, समाप्त हो गया ये क्रांतिकारी युग से। और नया वंश की स्थापना हुआ। जब बुर्बोवंश का अंत हुआ, कल पढ़े थे इसके बारे में, तब नया वंश कौन सा आया था, आर्लिहेंस वंश। और आर्लिहेंस वंश के जो प्रथम राजा बनाया गया, किसको बनाया गया था, लुई फिलिप को बनाया गया था। और उसका प्रधानमंत्री जो था, इसको किसको बनाया था, गिजो को प्रधानमंत्री बनाया गया था। और ये दोनों मिलकर तब जो है गरीबों को लूटने लगा और जो है अमीरों को साथ देने लगा। इसीलिए फिर इसको जो है ना भागना पड़ा, किधर, इंग्लैंड भागना पड़ा। 1848 ईस्वी की क्रांति, ये क्रांति के बारे में पढ़ते, बहुत इंपॉर्टेंट क्रांति है। और ये क्रांति कहाँ पर हुआ था, फ्रांस में। और फ्रांस में जो क्रांति हुआ था ना ये, तो यहाँ पर देखने वाले देखो 1848 ईस्वी की क्रांति 22 फरवरी 1848 को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में भोज कराकर क्रांति शुरू की गई। वहाँ के भोज कराकर, समझो यार बात हुआ क्या, मतलब जो फिर से जो है बुर्बोवंश का शासन चल रहा था, फिर से ये जो है राज शासन आ गया था। तो समझा कि यहाँ का जो लोग था, बोला कि अब क्या होगा नहीं होगा, फिर से शासन उसी प्रकार कर रहा है, जिसको हटाने के लिए करेंगे क्या, एक होना पड़ेगा सभी को एक कैसे करेंगे हम। तो भोज किया, बोला भोज करेंगे तो सब आएगा। हाँ, तो यहाँ पे जो है पेरिस में एक जगह है, ये पूरा भोज का नेतृत्व कौन कर रहा था, थियर्स। मतलब सबसे जो है चंदा लेकर बोला भोज करेंगे, सब आएगा खाने के लिए। सबको जो है बुलाया, अब भोज में बोला कर और बताइए, भोज खिला रहे सिर्फ वैसे ही, लेकिन बात करना है आप लोग से क्रांति का। अब एक नया युग की शुरुआत करेंगे क्रांति, और क्रांति का शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। और तभी 22 फरवरी 1848 को जब भोज हुआ, और उस भोज में जो है किस चीज़ का शुरुआत किया, वो क्रांति का शुरुआत किया। 24 फरवरी 1848 ईस्वी को फ्रांस से हमेशा के लिए राजतंत्र क्या हो गया, समाप्त हो गया। मतलब यहाँ पे जो भोज खा गया लोग सब बहुत तगड़ा हो गया। अब यहाँ पे 22 फरवरी 1848 को जब पेरिस में सब भोज खाया, उसके बाद क्या शुरू कर दिया, क्रांति, क्योंकि भोज में बहुत पावर होता है। जब यहाँ पे क्रांति शुरू हुआ तो किसको समाप्त कर दिया था, राजतंत्र को खत्म करके। तब यहाँ पे जो था स्टेट जनरल को हटा के क्या लाया, नेशनल असेंबली की स्थापना किया गया। किसका स्थापना किया, नेशनल असेंबली की जो स्थापना किया। ये सब जो है हम लोग पिछले लेसन में देखे थे, तो हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर समझो, वहाँ पे जब राजतंत्र खत्म हुआ तो क्या आया,
लोकतंत्र। लोकतंत्र में क्या होता है, मतलब लोग चुनता है, किसी आदमी को चुन के बनाता है, राजा सब जो भी बनाता है। तो वहाँ पे जो लोग चुनता था ना, चुनने का जो उम्र था वो कितना था, 21 वर्ष। जो वोट देने का उम्र था ना वो कितना था, 21 वर्ष। केवल किसको वोट देने का अधिकार था, पुरुष को, स्त्री को था नहीं। मतलब केवल जो था ना पुरुष को जो है वोट देने का अधिकार था, और जो कि कितना वर्ष का होना चाहिए, वो 21 वर्ष का होना चाहिए। लोगों को काम देने की गारंटी प्रदान की गई। नेपोलियन तृतीय को राजा घोषित कर दिया गया। मतलब यहाँ पर जब राजतंत्र हटा, लोकतंत्र आया, तो बोला कि यहाँ पे 21 वर्ष होना चाहिए, वोट देने का जो है उम्र होना चाहिए। और यहाँ पर लोगों को गारंटी दिया, हमारा सरकार बनेगा तो हम सबको क्या देंगे, काम देंगे, रोजगार देंगे। उसके बाद नेपोलियन तृतीय को क्या बनाया गया, वहाँ का राजा बनाया गया। कहाँ का, फ्रांस का। ये सब घटना कहाँ घटित हो रहा है, फ्रांस में। देखो 1815 ईस्वी में, 1800 देखो 1815 ईस्वी में, 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक पूरे यूरोप में मेटरनिक का प्रभाव बना रहा, जिसे मेटरनिक युग भी कहा जाता है। ये जो मेटरनिक राजा था कहाँ का था, चांसलर बता देना, ऑस्ट्रिया का। ये ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। यही ना पुनः जो है राजतंत्र स्थापित किया था ना। तो ये मेटरनिक जो था, इसका युग कब से कब तक था, 1815 से लेकर 1848 तक था। पूरा यूरोप में जो है मेटरनिक युग जो है कब तक चला था, 1815 से लेकर 1848 तक चला था। और आप पढ़ने वाले हैं, वो पिछले लेसन में जो है, पिछले लेक्चर में जो है उसके बारे में पढ़ लिए थे, उसको रिवीजन अभी किए हैं। उसके बाद हम अगला जो है लेसन यहाँ से शुरू करेंगे, जो क्या है, जो है इटली का एकीकरण है। तो देखो इटली का एकीकरण, एकीकरण मतलब क्या होता है, जोड़ना। कोई भी चीज़ टूट जाता है उसको एकीकरण करते हैं। नहीं, घर में जो है कोई मतलब कि अलग अलग हो गया, सब एक टूट फूट गया, तो हम चाहते हैं उसको एकीकरण कर दे, मतलब जोड़ दे। वही हुआ कहाँ पे, वो इटली में हुआ। इटली देखो यहाँ पे टूटा फूटा है, मतलब पूरा जो है इटली को तबाह कर दिया। तो सब मिलके, जो बगल वाला देश था ना इटली के बगल में, वो सभी क्या किया, जो सबसे पहले ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक, वो बोला तुम जो है इसमें जो भाग नहीं लिया, तो तुम्हारा जो भाग है ये ब्रू वंश को दे देते हैं, ये हम ले लेते हैं, ये तुमको थमा देते हैं। मतलब यहाँ पे पूरा इटली था ये, लेकिन ये इटली को सभी भागों में बांट के अलग अलग कर दिया। तो बोला यहाँ पे जो इटली में बोला कोई जो हेड था मेन, वो बोला कि अब इटली का हम क्या करेंगे, एकीकरण करेंगे। तो यहाँ पे देखो नीचे में, इटली का नीचे में जो है कौन वंश का शासन हो रहा था, ब्रो वंश का। और बीच में कौन रहता था, पोप का अधिकार था बीच में। और यहाँ पे किसका अधिकार था, ऑस्ट्रिया का चांसलर का, ऑस्ट्रिया का अधिकार था। और ऊपर में जो है इटली खुद रहता था। यहाँ पे इटली जो है कैसा आकार का जो है, कैसा आकार का है, जूता का आकार का है। मतलब यहाँ पे देखो ये जो जूता है ये ब्रू वंश को दे दिया है, और जूता यहाँ पे जो सोल है ना, ये पोप का अधिकार था। ये पूरा सोल यहाँ पे ऑस्ट्रिया का अधिकार था। लेकिन जो फीता है किसको थमा दिया, बोला तुम फीता बांधते रहो। उसके बाद देखो आगे, तो इटली का एकीकरण जो है, नेपोलियन बोनापार्ट ने इटली पर कब्जा करके 3 भाग में बांट दिया। 3 भाग में क्या कर दिया, बांट दिया। तो यहाँ पे थोड़ा इसके बारे में समझ लेना, पोप के बारे में। वहाँ पे पोप का भी चर्चा है, तो पोप के बारे में थोड़ा समझा देते। पोप किसे कहते हैं, यहाँ पे पोप की चर्चा है ना। पोप जो रहता था ना, वो इटली में रहता था। पोप का अधिकार था इस जगह में, इटली में। देखो समझो पोप करा कहते हैं। ईसाई धर्म सुना है, ईसाई धर्म। ईसाई धर्म में जो मुख्य आदमी होता है, जैसे पूरा देखभाल करता है पूरा ईसाइयों का, उसको क्या कहते हैं, पोप। और पोप को जो है ना सब संभाल के रखता था। जितना भी राजा होता था सभी को जो है ना इसका संरक्षण देता था पोप को, कोई इसको मारे नहीं। तो हुआ क्या, पूरा अधिकार जो है नेपोलियन बोनापार्ट तो कर ही लिया था, या मेटरनिक कर लिया था, पूरा भाग को बांट दिया। लेकिन पोप को बांटा था नहीं। उसको पता था अगर पोप को बांट देंगे तो पूरा फ्रांस जो है भीड़ के हमको मार भी सकता है, लड़ाई भी हो सकता है। तो पोप को कुछ छेड़छाड़ किया था वहाँ पे, नहीं किया था। पोप को छोड़ ही दिया था वहाँ पे। तो ये जो जहाँ पे पोप रहने वाला था, पोप जगह है, ईसाइयों का जो प्रमुख यह गढ़ था, यहाँ पे पोप रहता था। अब पोप ऐसा आदमी था जो कह देता था ना वही सत्य है। जैसे ईसाई में बहुत सारे लोग हैं, उस जैसे हमारा जो हम लोग किसको मानते हैं, जो पहले बड़ा जो है पंडित जी सब जो बोल देता वही सही है।
ये बोलता है। उसी प्रकार पोप होता था, उसमें पोप होता था ना, पोप कहता था कि देखो अगर जैसे वहाँ का आदमी बोलता है कि हम बहुत पाप किए हैं, बताइए कैसे हमारा पाप का जो है ना जो है निष्ठान होगा। बोला कि देखो पाप तभी हटेगा। बोला कोई बोला कि हम इतना टका चुरा लिए, इतना टका चुरा लिए, तो बोला टोटल मिलकर कितना चुराया है? बोला 5 लाख चुराया। बोला 5 लाख दे दो और यहाँ पे लिख के दे दो जो है भगवान को हम भेज देंगे, यहाँ पे जो है इस ऐसे ऐसे किया है, आपको रुपया जो है लुटा रहा है। तो पोप पे विश्वास कर लेता था कौन? वहाँ का जनता। बोलता था ये जो बोलता है ना सही बोलता था। बोला डायरेक्ट जो है सूचना नहीं पहुँचेगा, सूचना हम पहुँचाते हैं। बोला रुपया दो और हम लिख के दे देते, ये तकिया तौर में जो है रख लेना, सोचना अपने आप जो है सब पाप भूल जाएगा। पोप का सारा विश्वास जो है विश्वास कर लेता था। पोप जो बोलता था उस पर वो विश्वास कर लेता था। वो जो ऐसा पोप था ईसाई धर्म का। हाँ, इसी प्रकार ये पोप को जो है कोई भी मतलब यहाँ पे प्रभाव कुछ भी नहीं दिखाया, क्या कि अगर पोप को कुछ हो जाता तो कुछ भी हो सकता था, बहुत बड़ा यहाँ पे क्रांति हो सकता था। देखो आगे जो है नेपोलियन बोनापार्ट किस पे कब्जा कर लिया था? ये इटली पर कब्जा करके कितने भागों में बांट दिया था? 3 भागों में। ये नेपोलियन बोनापार्ट जो है इटली पर जो है कब्जा कर लिया, इसको 3 भागों में बांट दिया। 1815 में वियना सम्मेलन के बाद इटली को 7 भागों में बांट दिया। समझो यहाँ पे पहले यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट 3 भागों में इटली पर कब्जा करके बांट दिया। उसके बाद 1815 में जब वियना सम्मेलन हुआ ना, कौन किया था वियना सम्मेलन? मेटरनिक किया था। और फिर मेटरनिक जो है ना, जो नेपोलियन 3 भाग में बांटा था, उसको कितने भागों में बांट दिया? ये 7 भागों में बांट दिया था। प्रारंभ में इटली का राजा कौन था? चार्ल्स एल्बर्ट था। जो प्रारंभ में राजा था ना इटली का, जो ऊपर में जो फित्ता टाइप का जो उसको दिया था, वहाँ का जो राजा था पहले कौन था? चार्ल्स एल्बर्ट था। इनका कहना था कि संपूर्ण इटली पर मेरा अधिकार है। क्या कहता था? मेरा अधिकार है। लेकिन जो है ये होने नहीं दिया, मतलब इटली का जो है विभाजित कर दिया, 7 भागों में बांट दिया। यहाँ पे जो है प्रारंभ में इटली पूछेगा, प्रारंभ में इटली का राजा कौन था? तो चार्ल्स एल्बर्ट था। इटली को 3 भागों में कौन बांटा था? और 7 भागों में कौन बांटा था? मेटरनिक बांटा था। कौन से सम्मेलन के बाद? वियना सम्मेलन के बाद बांट दिया था। देखो चावल के कटोरा कहे जाने वाले इटली के लोमांडी क्षेत्र पर ऑस्ट्रिया का अधिकार कर लिया। ऑस्ट्रिया जो है अधिकार कर लिया। समझो चावल के कटोरा किसे कहा जाता है? लोमांडी। लोमांडी को ऑब्जेक्टिव बनाने यहाँ से चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? और भारत में चावल कटोरा किसे कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल को कहा जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर समझना, ये जो है चावल कटोरा यह जो कहा जाता था इटली में एक जगह है, कौन सी जगह? लोमांडी को क्या कहा जाता था? लोमांडी क्या कहा जाता था? चावल का कटोरा कहा जाता था लोमांडी को। आज जिस पे किसका अधिकार था? हाँ, जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया ये क्या किया? जो चावल का कटोरा कहे जाने वाला लोमांडी था, इस पे ही क्या कर लिया? ये अधिकार लिया, अधिकार कर लिया। लोमांडी किस जगह पे है? ये इटली में है। इटली का जो एकीकरण जो अभी हो रहा है ना, पहले 7 भागों में बांट दिया था। और यहाँ पे जो वहाँ पे जो मेटरनिक 7 भाग में बांट दिया था ना, ये लोमांडी पर जो है ना ये जो है कब्जा कर लिया था। कौन? ऑस्ट्रिया का राजा मेटरनिक। ताकि यहाँ पे से चावल काफ़ी मात्रा में मिलता था कि वहाँ से लेके बेच सके। कुछ भाग पर पोप का अधिकार हुआ तथा इटली के दक्षिणी भाग में बुरवंश का अधिकार, जो अभी देखे थे। मतलब कि ऊपरी भाग जो था वो किसको थमा दिया था? चार्ल्स एल्बर्ट को, इटली के राजा को। और नीचे वाला भाग जो था वो किसको कौन ले लिया था? मेटरनिक ले लिया था। जो लोमांडी वाला भाग है ना, जो चावल का कटोरा कहा जाता है, वो कौन ले लिया था? मेटरनिक ले लिया था। और ये बीच वाला नीचे वाला भाग क्या था? पोप का अधिकार था। जो दक्षिणी भाग में जो है किसका अधिकार था? बुरवंश का अधिकार था। उसके बाद जो है आगे हम लोग देखने वाले हैं इटली एकीकरण से पूर्ण इटली। पहले देखो इटली जो है कितने भागों में बटा हो, देख लो। एकीकरण से पहले, मतलब एकीकरण नहीं हुआ उससे पहले देखो इटली जो है कितने भागों में बटा हुआ है, मतलब गिनती कर लो, 7 भागों में बटा हुआ है। और 7 भाग कौन कौन सा है? अलग अलग बांट दिया था। यहाँ पे देखना, यहाँ पे 7 भाग कौन कौन सा है इटली में। इटली को 7 भागों में बांटने का काम कौन किया था? मेटरनिक किया था।
ये वाला भाग पिडमाउंट है, ये जो देख रहा है इधर वाला भाग पिडमाउंट है, और यहाँ पे जो देख रहा है ये लोमांडी है। यही लोमांडी जगह पर जो है चावल कटोरा कहा जाता है। यहीं पे किसका अधिकार था? ऑस्ट्रेलिया का अधिकार था। और यहाँ पे जो ये देख रहा है ये वाला भाग किसका है? वेनेशिया का है। किसका है? वेनेशिया का है। ये बिचला भाग परमा है। ये जो है निचले वाला भाग ये छोटका देख रहा है ना, इसको कहते हैं नीस। यहाँ पे है सेवाय, ये है नीस, ये है सेवाय। यहाँ पे ये देख रहे हैं ये क्या है? सार्डिनिया है। क्या है ये? सार्डिनिया है। और ये वाला भाग क्या है? मार्डेना है। क्या है? मार्डेना है। और ये वाला भाग क्या है? टस्कनी है। क्या है? टस्कनी है। उसके बाद ये वाला भाग जो देख रहा है यहाँ पे किसका अधिकार था? पोप का अधिकार था। और नीचे वाला नेपल्स था। ये नेपल्स पर किसका अधिकार था? सिसिली और नेपल्स पर अधिकार वही ब्रू वंश का था। यहाँ पे जो है ये सब आगे, हाँ ये सिसिली जगह है। ये नीचे में क्या है? सिसिली जगह है। एंड तुम पूछे यहाँ पर तुमको पूछेगा इटली के सबसे दक्षिणी भाग बताओ, क्या है? नेपल्स। सबसे दक्षिणी भाग क्या है? ऊपर वाला उत्तरी कहते हैं, नीचे वाला दक्षिण कहते हैं, इधर वाला पूर्व, इधर वाला पश्चिम कहते हैं। तो दक्षिण वाला भाग क्या है? नेपल्स है। और नेपल्स पर किसका अधिकार था? ब्रू वंश का अधिकार था। तो ये बताओ 7 भागों में इटली क्या था? पहले विभाग था, इसको क्या करना था? एकीकरण करना था। वही आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग, वही आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग। देखो यहाँ पर तो पोप का सुरक्षा कौन करता होगा? दिमाग लगा। पोप तो बहुत ही धार्मिक आदमी था, उसका सुरक्षा तो होना ही चाहिए। तो पोप का जो सुरक्षा करता था, हाँ पोप को सुरक्षा प्रदान फ्रांस के द्वारा किया जाता था। फ्रांस बहुत ही पावरफुल देश था। पूरा यूरोप में पावरफुल देश कौन था? फ्रांस। फ्रांस किसको सुरक्षा करता था? पूरा दुनिया में ज़्यादातर कौन धर्म है? ईसाई धर्म है, बहुत ज़्यादा है ईसाई धर्म। तो ईसाई धर्म का लोग जो है ज़्यादातर फ्रांस में जो है रहता था। तो फ्रांस सुरक्षा करता था किसको? पोप को, ताकि यहाँ पे जो है ना पोप के जो पादरी है उसको कुछ ना हो। जो पोप मतलब एकदम मंदिर टाइप का होता है, उसमें पादरी बैठा होता है। जैसे हमारा जैसे बैठा रहता है, क्या कहते हैं मंदिर में हम लोग? पुजारी, पंडित जी। उसी प्रकार उसका होता था, पादरी होता था। तो उसका सुरक्षा कौन करता था? पोप का? वो फ्रांस करता था। कौन करता था? इटली के राजा का अधिकार वियना सम्मेलन के बाद पिडमोंट, नीस, सेवाय और सार्डिनिया पर ही था। बात समझो, इटली का जो राजा, पूरा इटली का जो राजा का जो पूरा इटली था, हुआ क्या जब वियना सम्मेलन किया ना ये मेटरनिक, तो वो पूरा भाग ले लिया। इसको क्या किया? थमा दिया। पिडमोंट दे दिया, शहर का नाम है, इटली का शहर का नाम है पिडमोंट दे दिया। इसको नीस दे दिया, सेवाय दे दिया और सार्डिनिया दे दिया। बाकी सब कुछ ले लिया। तो मतलब यहाँ पे जो इटली का जो राजा था उसको क्या क्या थमा दिया? पिडमोंट, नीस, सेवाय और सार्डिनिया। ये मतलब 4 गो भाग उसको दे दिया। बोला ये 4 भाग में खुश रहो। और ये 4 भाग कोई मतलब अच्छा भाग नहीं था। बढ़िया बड़ा भाग, जो अच्छा भाग था, जो चावल कटोरा सब था, वो कौन ले लिया था? मेटरनिक ले लिया था। और यहाँ पे देखो लोमांडी हो गया, वेनेशिया हो गया, इस पर अधिकार कौन कर लिया था? ऑस्ट्रेलिया ने क्या लिया था रे? हाँ यही ना अधिकार कर लिया था, क्योंकि लोमांडी में क्या मिलता था? काफ़ी चावल। इसीलिए जो है लोमांडी को चावल का कटोरा भी कहा जाता है। लोमांडी हो गया, वेनेशिया हो गया, इस पर अधिकार किसका था? ऑस्ट्रेलिया संघ अधिकार कर लिया था उस पर। ऑस्ट्रेलिया के हेवर्स वर्ग के 3 युवराजों को, ऑस्ट्रेलिया के जो हेवर्स वर्ग है ना, वहाँ का जो 3 उपराज था, उपराजों को मेटरनिक ने इटली के परमा, मोडेना एवं टस्कनी क्षेत्र पर क्रमशः अधिकार प्रदान किया। मतलब जो ऑस्ट्रेलिया का जो हेवर्स वर्ग का जो राजकुमार था, मतलब राजा का जो बेटा था, क्या गो 3 गो युवराज, उसको जो है ना जो ये जो इटली को जो जीता था ना, इटली का कौन कौन सा भाग उसको दे दिया था? तो उसको परमा दे दिया, उसको मोडर्ना दे दिया और उसको टस्कनी दे दिया। मतलब तीनों उपराज को 3-3 जगह दे दिया। बोला वहाँ पर तुम क्या करो? शासन करो। अधिकार करके वहाँ पर दे दिया, तुम वहाँ पर शासन करो। इस प्रकार जो है ऑस्ट्रेलिया का राजा करता था। नेपल्स एवं सिसिली क्षेत्र पर ब्रू वंश का अधिकार था। जो नीचे दक्षिण में था ना वहाँ पे, तो नेपल्स था और सिसिली था। नेपल्स और सिसिली पर किसका अधिकार था? हाँ नेपल्स और सिसिली पर जो है ब्रू वंश का क्या था? अधिकार था। मेजनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। यही मेजनी क्या किया था? यही इटली का एकीकरण किया था। अगर मेजनी नहीं होता तो इटली का एकीकरण होता? पहले इटली जो था कितने भागों में बटा हुआ था?
7 भागों में उसको एकीकरण करने का शुरू कौन किया था? एकीकरण करने के लिए मेजनी। इसीलिए मेजनी को जो है यूरोप यहाँ अग्रदूत, मतलब एकीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। तुमको पूछेगा इटली का एकीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? मेजनी को कहा जाता है। तो मेजनी के बारे में जो है पढ़ते हैं। हाँ देखो ये जो कहानी बोल रहे हैं, ये कहानी डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा जैसे सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव तो बनबे करेगा। जो सब्जेक्टिव है ये बढ़िया सुनेगा ना, सब्जेक्टिव एकदम अपने माइंड से लिख देगा ये। तो मेजनी, प्रारंभ में इटली के एकीकरण का सोच मेजनी ने रखा था। तो सबसे पहले इटली का एकीकरण का जो सोच किसके दिमाग में आया था? मेजनी के दिमाग में आया था। और मेजनी के बारे में पढ़ते हैं विस्तार से। तो मेजनी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 22 जून 1805 में। 22 जून 1805 में जो है मेजनी का जन्म जेनोवा जहाँ कहाँ पे है? इटली में। इटली का जो है जेनोवा जो है एक शहर में जो है जन्म हुआ था। किसका? मेजनी का। इटली के एकीकरण का इन्हें क्या कहा जाता है? अग्रदूत कहा जाता है। इटली के एकीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? मेजनी को कहा जाता है। और ये मेजनी जब देखा कि आप जो है एकदम हम जो इटली का जो एकीकरण करेंगे, तो देखा कि ये जो ऑस्ट्रिया का जो राजा था ना मेटरनिक, ये बोला मेजनी ऐसा ऐसा कर रहा है, इसके लिए तो मतलब यहाँ पे मेजनी पे ध्यान देने लगा। मेजनी को जो है कहीं पर बोला कि कहीं घुसेगा तो इसको मारेंगे हम। तो ये क्या किया? एक संस्था में जो है घुस गया। ये कार्बोनरी संस्था गुप्त संस्था था। इसे पता नहीं चलता था ये संस्था कैसा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, पता नहीं चलता था। ये गुप्त संस्था था। इसी में इस संगठन में ये क्या जुड़ गया, इस संगठन में ये जुड़ गया, भाग ले लिया। सदस्यता लेने के बाद ये जो है क्या करता? हमला करता था, गुप्त हमला करता था। मतलब पता नहीं चलता था, उसको हमला करके वहाँ पे जो है मार देता था लोगों को। ये कहता था कि हम इटली का क्या करेंगे? एकीकरण करेंगे, चाहे जैसा भी हो, जैसा भी करना पड़े, लेकिन हम इटली का एकीकरण करेंगे। तो बताओ, क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसका जन्म कब हुआ था? मेजनी का 22 जून 1805 में। कहाँ हुआ था? जेनेवा। कहाँ पे है? जेनोवा, इटली में है। और इटली के एकीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? मेजनी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? और कार्बोनरी संस्था में कौन जुड़े थे? और कार्बोनरी संस्था कैसा संस्था था? गुप्त संस्था था। कैसा संस्था था? मेजनी संवैधानिक गणतंत्र का समर्थक था। मेजनी जो था ना, ये जो गणतंत्र राजतंत्र जो है ना, उसका समर्थक था वो नहीं। वो जो था ना संवैधानिक गणतंत्र का था। बोला ये जो कोई भी देश जो है ना किससे चलना चाहिए? संविधान से चलना चाहिए। ये जो है संविधान से चलने वाला इसका सोच था। मतलब ये संवैधानिक गणतंत्र का समर्थक था। 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना जो है कौन किया था? मेजनी। ये जो तुम देख रहा है यंग इटली की स्थापना कौन किया था? और कब किया था? हाँ, 1831 ईस्वी में जो है यंग इटली की स्थापना कौन किया था? मेजनी किया था। और यंग इटली की स्थापना करने के बाद मेजनी 1833 में यंग यूरोप की स्थापना कर लिया था। मतलब हुआ क्या? जब यंग या मतलब जितना भी युवा था, इटली का युवा था, उसका बोला एक हो जाओ, हम क्या करेंगे? इटली का एकीकरण करेंगे। और 1831 में क्या बनाया? वो यंग इटली बनाया। लेकिन वो यंग इटली बनाया था ना, जो मेटरनिक था उसको भंग कर दिया, मतलब मारपीट के इधर उधर कर दिया, भड़का दिया। तो ये मतलब कि जो है था मेजनी कहीं दूसरे जगह भाग गया। भागने के बाद थोड़ा बोला अब जो है इससे में नहीं होगा, मेटरनिक अभी जो है बहुत मजबूत है, फिर से हम मजबूत होकर आएंगे तब इससे लड़ेंगे। तो ये जो है उधर से निकल गया। मतलब इटली से निकलने के बाद पूरा यूरोप में बोला कि अब खाली इटली के एकीकरण नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? पूरा यूरोप का एकीकरण करेंगे। इसीलिए फिर से 1833 में क्या बनाया? ये यंग यूरोप बनाया। बोला जितना भी यूरोप का युवा है जग जाओ, एक हो जाओ, और पूरा यूरोप का क्या करना है? एकीकरण करना है। ये कब स्थापना किया यंग यूरोप का? तुमको पूछेगा यंग इटली की स्थापना कौन किया? मेजनी। कब किया था? और यंग यूरोप का 1833 में ही किया था। देखो यहाँ पे 2 साल निकल गया था, वो निकल गया इटली से। उसके बाद वहाँ पे स्थापना किया, फिर से आया, फिर से जो है मेजनी आदर्शवादी ज़्यादा और व्यवहारिकवादी कम था। मतलब मेजनी आदर्शवादी बहुत ज़्यादा था, व्यवहारिकवादी बहुत कम था। मतलब ऐसा ही आदर्शवादी, मतलब मेजनी आदर्शवादी का था, इसीलिए मार खा लेता था। मेजनी जो होता था क्या बोलता था, तुम्हारा जितना भी सेना है कोई चिंता नहीं है, हम इटली का क्या करेंगे? एकीकरण कर ले, चाहे जो भी हो जाए। ये करता था इटली में, कुछ ही सेना के साथ घुस जाता था, उधर से मार खा के आ जाता था। तो ये आदर्शवादी था, बोल देता था हम आज आएंगे तो आएंगे,
उछल जाता था। वो पहले से विचार करके रखता था आज जाएगा तो एकदम उसको जो है दिखाएंगे, तो ये चला जाता था। ये मतलब आदर्शवादी था, व्यवहारिकवादी था ये नहीं था, बहुत ही कम था। मतलब इसको सोचना चाहिए, थोड़ा अच्छा सोचना चाहिए कि हम जो है, लेकिन ये इटली का एकीकरण जो है ना करने के लिए जो है सभी प्रयास किया, लेकिन असफल हो गया। ये क्या हो गया? सफल हो या नहीं हुआ, क्योंकि ये देखो, ये अगर व्यवहारिकवादी रहता तो सफल हो जाता। ये आदर्शवादी लोग था, जो कहता था बस सच बोलता था, झूठ नहीं बोलता था। बोलता था आज 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 हम आ रहे हैं, आज जो है इटली के एकीकरण करेंगे, चाहे जो हो जाए। वो पहले से जो है सब जो है सेना इकट्ठा करके रखता था, और इसको जो है ऐसे ही करके जो है मरवा दिया। उसके बाद जो है एकीकरण जो है सफल हुआ नहीं। ये जो इटली का एकीकरण करने का अभियान चलाए थे मेजनी, ये क्या हो गया? लेकिन असफल तो मेजनी का ना हुआ है। फिर से एक नया जो ये मेजनी हीरो गया, उसके बाद नया हीरो आएगा, मर जाने के बाद नया हीरो आता है ना। उसके बाद ये जो मेजनी का असफल जब हुआ था 1848 में, 1848 ईस्वी में मेजनी इटली छोड़कर दूसरे देश पलायन कर गए। मरा नहीं, मतलब इटली छोड़ के भाग गए। देखा कि अब यहाँ पे रुकेंगे तो मार देगा। इसके लिए जो है मेजनी जो 1848 ईस्वी में ही इटली छोड़ के कहाँ भाग गए? दूसरे देश भाग गए। आप बताओ, इटली छोड़ के भाग गया तो इटली का एकीकरण कौन करेगा? अभी तो इटली तो 7 भागों में बटा हुआ है, उसको करने के लिए कोई आएगा ना। हाँ बस, जब हीरो एक जाता एक हीरो आता है। आ गया, आप देखो यहाँ पे जब मेजनी वहाँ से चला, मतलब दूसरे देश निकल गया, तो 1848 में मेजनी इटली का देश को छोड़कर यहाँ पे दूसरे देश पलायन कर गया। 1852 ईस्वी में चार्ल्स एल्बर्ट के मृत्यु के बाद नए राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय बनता है। मतलब वहाँ पे बताए थे इटली का प्रथम राजा कौन था? चार्ल्स एल्बर्ट था। जब चार्ल्स एल्बर्ट का मृत्यु हुआ ना, तो वहाँ का नया राजा आया। वो नया राजा का नाम क्या था? विक्टर इमैनुअल द्वितीय, मतलब पहला बाप होगा उसका, सेकंड उसका बेटा है। तो विक्टर इमैनुअल द्वितीय जो था ना, चार्ल्स एल्बर्ट के बाद वहाँ का 1852 में क्या बना था? राजा बना था। और ये विक्टर इमैनुअल जो है ना, अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया? काउंट काबूर को। किसको बनाया? तो ये विक्टर इमैनुअल जो है अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया? काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री जो है विक्टर इमैनुअल बनाने का काम किया। तो यहाँ बताना चार्ल्स एल्बर्ट की मृत्यु कब हुआ? 1852। उसके बाद राजा कौन बना? विक्टर इमैनुअल। प्रधानमंत्री किसको चुना? काउंट काबूर को। या आप पढ़ेंगे किसके बारे में? काउंट काबूर के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो काउंट काबूर जो है ना, ऐसा वैसा नहीं था। ये कंटा थोड़ा अच्छा आदमी था, ये मतलब व्यवहारिकवादी था, नहीं कि आदर्शवादी था। आदर्शवादी रहता ये भी जो है ना उधर से हाँ मार खा गया था। तो देखो यहाँ पे देखते हैं, तो काउंट काबूर संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक था, बहुत ही अच्छा आदमी था। बोलता था कि देखो अगर यहाँ पे राजतंत्र भी है ना, कैसा होना चाहिए? संवैधानिक, ऐसा राजा होना चाहिए। इस राजा का सोच अच्छा है रे। ये क्या कह रहा है? अगर राजतंत्र भी होगा तो कैसा होना चाहिए? संवैधानिक। मतलब राजतंत्र किससे चलेगा? संविधान से चलेगा। राजा रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजा भी किससे चलेगा? संविधान चलेगा। बहुत समर्थक था ये। काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिक व्यक्ति था। मतलब ये कूटनीतिक व्यक्ति था, अपना दिमाग लगा के काम करता था। ये डायरेक्ट आदर्शवाद से घुस गया, मार खा गया। ये अपना दिमाग लगा काम करता था कि जाएंगे तो कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। इसका कूटनीति की कहानी बताते थे। यहाँ पे कहानी को बताते काउंट काबूर कूटनीति कैसे करता था। ये क्या करते थे, जैसे मतलब कि जैसे ये इटली का एकीकरण करना है, इसका जगह है ना रे, ये राजा के कहाँ का राजा है बताओ? पूरा इटली तो इसका है। इस पे कब्जा कौन कर लिया? मेटरनिक सब कर लिया है। तो बोला कि हम करेंगे क्या, अगर जाएंगे तो मार खा के आ जाएंगे। है वो काका खा के आया था कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। नहीं कौन खा के आया था? मेटरनिक। हाँ मेजनी खा के आया था। बोला ऐसा हमको नहीं करना है, ऐसा आदर्शवादी नहीं बनना है, दिमाग का प्रयोग करना है। ये क्या किया, जो उसका सबसे पहले ढूंढा कि वो जो है गांव में, उस शहर में बगल में सबसे पावरफुल कौन है। जैसे मान चलो यहाँ शाहपुर है, और ये शाहपुर में जो है किसी से जो कोई किसी से लड़ाई हो गया कि कोई ज़मीन मेरा ले लिया, ठीक है, कोई मेरा ज़मीन ले लिया है। हम चाहेंगे कि वो ज़मीन हो, लेकिन वो बहुत पावरफुल आदमी है, हम नहीं ले सकते, हम जाएंगे मार खा जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? फिर जाएंगे उसके पास? नहीं जाएंगे। तो हम दिमाग लगाएंगे। तो अगर हम मेजनी बनेंगे तो जाएंगे मार खा जाएंगे। अगर हम बनेंगे क्या? काउंट काबूर, तो दिमाग लगाएंगे, देखेंगे उससे भी पावरफुल कोई आदमी होगा, गाँव में होगा ना,
थोड़ा है वही पावरफुल है, उससे भी कोई पावरफुल होगा तो हम किसको ढूंढेंगे? वो पावरफुल आदमी जो उससे भी ज़्यादा है तो वो उसके पास जाएंगे। वैसी प्रकार ये किया कौन? काउंट काबूर। उसी पर जो पावरफुल आदमी था उसके पास गया, अब बोला एकदम जो है गया बिना पूछ ले, उसका बेटी का शादी था, ये पूछबो मतलब इसको बोलाया ना, ये डायरेक्ट चल गया। गया खाने के लिए नहीं, पूरा प्रसा एकदम बढ़िया से मेहनत किया। वो देख रहा था पूरा पसीना पसीना, बोला कौन है बहुत मेहनत कर रहा है, मतलब इतना मेहनत तो कोई नहीं करता है। इसका बाप देखा था तो उसको जो बुलाया, उसको बहुत अच्छा काम किए हैं, बताइए आपका कहाँ पर रहते, क्या है नहीं है। कल का आपको कोई भी दिक्कत होगा ना हमको कॉल कीजिएगा, बोला हमसे बात कीजिएगा। कल के ठीक है, अथी काट दल के उसको। तो वहाँ पर क्या किया, बोला ठीक है हम बात करेंगे आपसे। तो दिमाग लगाए, मतलब एक दो दिन छोड़ा, उसके बाद उसको बताया देखिए मेरा ऐसा ऐसा है, मेरा ज़मीन जो है ना वो ले लिया है, वो ज़मीन हमको दिला दीजिए। कम से कम ज़मीन जो है मान के चलिए, वो मेरा ज़मीन मान चलो 20 बीघा है, 20 बीघा में जो है ना आप जो है 10 बीघा आप रख लीजिए, 10 बीघा हमको दे दीजिए। बताओ ऐसा में क्या होगा, वो भी दिमाग लगेगा। तो पूरा जो है देखो ये इसका जो है बोलता है ना बांस किसे क्या कहता है ना, सांप भी मर गया हमारा लाठी भी नहीं टूटा, उसी प्रकार दिमाग लगा था। तो कौन ये, मतलब ये काउंट काबूर। तो काउंट काबूर क्या किया, तो मतलब दिमाग लगा के बोला कि आप 10 बीघा आप रख लीजिए, 10 बीघा हमको दे दीजिए। तो उसके बाद बोला ठीक है। तो ये घरे पे था, कोई दिक्कत ना, वो एकदम जो लड़ यार के छीन छाड़ लिया और छीन के इसको दे दिया, इसको दे, ऐसे करके इसी मतलब इस क्या था, ये तुमको क्या समझाया है, ये समझाया है काउंट काबूर की दिमाग के बारे में, एग्जाम्पल देके समझाया। ऐसा दिमाग था उसका काउंट काबूर का। तो वही काउंट काबूर जो है क्या थे, वो कूटनीतिक थे, मतलब कूटनीतिक व्यक्ति थे, अपने दिमाग लगाते थे क्या करेंगे कैसे करेंगे। तो काउंट काबूर आदर्शवादी कम थे, व्यवहारिकवादी ज़्यादा थे। तो ये आदर्शवादी बहुत कम थे, व्यवहारिकवादी बहुत ज़्यादा थे। क्रीमिया का युद्ध हुआ 1853 से 1854 तक। तो क्रीमिया का युद्ध कब से कब तक हुआ, 1853 से लेकर 1854 तक। कौन सा युद्ध हुआ, क्रीमिया का युद्ध हुआ। यहाँ पे देखो ये फ्रांस है, ये तुर्की है, ये रूस है। तुर्की एक क्या है, इस्लामिक मतलब कंट्री है। यहाँ पर समझना, यहाँ पर थोड़ा आप बता देते हैं। तो ये जो है ना, जो इटली था ना, इटली जो भाग ले लिया था इसका, इटली का भाग, तो काउंट काबूर दिमाग लगा के जो है वो जो भाग था ले लिया, मतलब कि आपस में लड़ा के सबको जो भाग था ना अपना भाग ले लिया। कौन सा युद्ध में, क्रीमिया के युद्ध में। जब क्रीमिया का युद्ध हुआ ना, सफल हुआ कौन, ये काउंट काबूर सफल हुआ। उसके बाद वहाँ पे जो है ना वो जो राजा था मेटरनिक, वो सबको हटा के अपना जो जमीन था, जो उसका जो राज था, वो अपना अधिकार में ले लिया। उसके बाद आप देखने वाले हैं, यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो देख रहा है ये कौन सा देश है, तुर्की। तुर्की के क्या है, इस्लामिक कंट्री है। इस्लामिक मतलब वहाँ पर ज़्यादातर मुसलमान रहता है। तुर्की में जो है ज़्यादातर मुसलमान रहता है, ये इस्लामिक कंट्री है। उसके बारे में देखो थोड़ा पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे तुर्की के बारे में पढ़ने वाले हैं, तुर्की के बारे में पढ़ने वाले ध्यान देना। देखो रे, तुर्की इस्लामिक देश था, परंतु यहाँ के कुछ क्षेत्रों पर ईसाइयों का कब्जा था। मतलब तुर्की बहुत ही बड़ा इस्लामिक कंट्री है, लेकिन वहाँ पे किसका कब्जा था, ईसाइयों का कब्जा था। यहाँ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो तरह के ईसाई धर्म लोग रहते थे। मतलब ईसाई में भी दो वैरायटी था। पहला वैरायटी कौन सा था, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ये दोनों ईसाई ही धर्म था, दोनों अलग अलग था। मतलब कि वो अलग अलग जैसे होता है ना, हिंदू धर्म में कई जातियाँ होता है, उसी प्रकार इसमें भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट होता था। ये ईसाई धर्म के लोग रहते थे यहाँ पे। प्रोटेस्टेंट ईसाई अपने क्षेत्र को यहाँ रूस को सौंप दिया था, तथा कैथोलिक ईसाई ने इसे अपने क्षेत्र को फ्रांस को दे दिया था। बात समझना हुआ क्या। तो यहाँ पर समझना, फ्रांस के बारे में थोड़ा समझाते हैं। ये क्या है, फ्रांस नहीं, फ्रांस नहीं, तुर्की। तुर्की के बारे में समझते हैं ना। ये मान जो तुर्की है, ये तुर्की है। ये तुर्की में जो ज़्यादातर कौन रहता है, मुसलमान रहता था। लेकिन दो जगह है, मान एक जगह ये, एक जगह ये दो जगह पर जो रहता था कौन, वह ईसाई। ईसाई में दो वैरायटी था, पहला क्या था, कैथोलिक, और दूसरा प्रोटेस्टेंट था। ये जो कैथोलिक था, ये कैथोलिक मतलब इसका देखभाल कौन करता था, कैथोलिक का। तो कैथोलिक का जो देखभाल करता था, यहाँ पे देखो, ये कैथोलिक का देखभाल कौन करता था, तो कैथोलिक जो था, देखो प्रोटेस्टेंट का देखभाल करता था रूस, और कैथोलिक का देखभाल करता था फ्रांस। तो यहाँ पे देखना, ये कैथोलिक यहाँ पे बताइए है, यहाँ पे दो था, एगो कैथोलिक था, एगो
फ्रांस, एक कैथोलिक था, एक प्रोटेस्टेंट था। तो प्रोटेस्टेंट को कौन देखता था? रूस देखता था। हाँ, यहाँ पर मान चलो प्रोटेस्टेंट है, इसको रूस देखता था। कौन देखता था? रूस। यहाँ पर जो है कैथोलिक है, इसको कौन देखता था? फ्रांस देखता था। मतलब ये दोनों देखता था। तो ये रूस और फ्रांस ये दोनों देखता था ना, ये दोनों देखने का काम करता था। मतलब तुर्की में ये दोनों जो ईसाई जो धर्म वाले लोग हैं, प्रोटेस्टेंट और जो है क्या था, कैथोलिक। तो प्रोटेस्टेंट को सुरक्षा कौन प्रदान करता था? रूस। और यहाँ पे जो था कैथोलिक को फ्रांस, इसको सुरक्षा प्रदान करता था। तो हुआ क्या, जो फ्रांस में जो है फ्रांस को किसी से लड़ाई हो गया, और यहाँ पे उसका सेना था, फ्रांस का सेना यहाँ पे था, चारों से यहाँ पे सुरक्षा दे रहा था इसको। बोला उधर लड़ाई हो रहा था, यहाँ पे सेना क्या करेगा? और यहाँ इस सेना को फिर बुलाया कहाँ पे? फ्रांस आओ। तो फ्रांस को बुलाया, बोला इसका सुरक्षा कौन करेगा? तुर्की बोला देखिए इसका सुरक्षा जो है कौन करेगा? अब तो चला गया। तो रूस को बोला है, रूस जो है ना आप तब तक में सुरक्षा कीजिए, तब तक उधर लड़ रहा है, आ जाएगा फिर। तो इधर गया और सुरक्षा करने लगा। और जब सुरक्षा करने लगा फिर से रूस आया, अरे तुम हट जाओ, हम सुरक्षा करते। बोला नहीं ये अब मेरा हो गया। रूस क्या बोला? ये मेरा हो गया, अब नहीं हटेंगे। इसके कारण जो है तुर्की बोला तुम मतलब फ्रांस बोला तुर्की को तुम दिया इसको? बोला नहीं हमने दिया, अपने मन से आया है। तुर्की बोला तो तुर्की पर गुस्सा गया। कौन? रूस। बोला तुम ही ने बोला था। फिर बोल रहा है, गुस्सा गया रूस। और रूस जो है हमला कर दिया किस पे? तुर्की पे। जब रूस तुर्की पे हमला किया ना, तो बोला ये कैसे तुम कर दे, ये हमला कर दे इस पे। दोनों मिलकर आपस में लड़ने लगा। मतलब ये जो है ये दोनों एक जगह है, ये दोनों आपस में भिड़ गए। कौन? रूस और फ्रांस। और यहाँ पे जो है लड़ाई हुआ। लड़ाई होने के बाद देखो आगे बढ़ने वाले हैं। तो क्रांति यहाँ पे 1789 क्रांति सब समय। तो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस के शासक अपना सेना तुर्की से आपस बुला लिया। वही ना है, जब फ्रांस में क्रांति हो रहा था 1789 में, वहां से जो तुर्की में जो उसका सेना था वो वापस बुला लिया। इसी कारण से कैथोलिक ईसाई ने तुर्की के अधिकार क्षेत्र पर रूस का क्या कर लिया था? वो अधिकार कर लिया था। किस पे? वो मतलब कैथोलिक वाला जो धर्म है उस पर अधिकार कर लिया था। 1848 ईस्वी में जब फ्रांस का राजा नेपोलियन तृतीय बनता है, तो वह पुनः तुर्की में कैथोलिक ईसाई के अधिकार क्षेत्र पर रूस को हटाकर अपना अधिकार बनाना चाहता था। और रूस इसी आक्रोश से वह तुर्की पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। इधर फ्रांस इंग्लैंड के, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हम मार्क करते हुए जाते हैं, इधर फ्रांस इंग्लैंड के सहयोग से तुर्की को बचाने के उद्देश्य से तथा वहाँ ईसाइयों के अधिकार वाले क्षेत्र पर अपना अधिकार बनाए रखने के उद्देश्य से रूस से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया, जिसे क्रीमिया का युद्ध कहा जाता है। बात समझना, क्रीमिया का युद्ध कहा जाता है। तो यहाँ पे समझ रहे, तो हम बोले क्या, यहाँ पे तुर्की जब यहाँ पे देखा कि रूस और जो फ्रांस आपस में क्या होने लगा, लड़ने लगा, तब यहाँ पे तुर्की को बचाने के लिए कौन आया है? इंग्लैंड जो है किसको सहयोग करने लगा? फ्रांस को इंग्लैंड सहयोग करने लगा। और जो है बोला कि जो ईसाइयों का जो है यहाँ पे जो अधिकार है इस क्षेत्र पर, इसको बनाए रखने के लिए हम भी युद्ध करेंगे। कौन बोला? इंग्लैंड आ गया किसके साथ? फ्रांस के साथ। और इसी युद्ध में जब यहाँ पे देखा फ्रांस, इंग्लैंड और रूस जो लड़ाई हुआ, उस युद्ध को क्या कहते हैं? क्रीमिया का युद्ध कहते हैं। और क्रीमिया का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो फ्रांस और रूस के बीच में हुआ था। फ्रांस और रूस के बीच में। और यहाँ पे इसके साथ कौन आया था? इंग्लैंड साथ आया था। साथ देने के लिए कौन आया था? इंग्लैंड साथ देने के लिए आया था। और यहाँ पर ना क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? कब से कब तक हुआ था? कब से कब तक हुआ था? तो 1853 से लेकर 1854 तक कौन सा युद्ध चला था? क्रीमिया का युद्ध चला था। कौन सा युद्ध चला था? कितना टाइम हो रहा है? अच्छा ठीक। हाँ, क्रीमिया का युद्ध हुआ था, समझा रे। यहाँ पे उसके बाद जो है आगे देखो कितना पेज है। अरे होते कैसे लगभग
मारबो देखबी तू चला मारबो ते कैसे तू लगेबी। अच्छा देखी अरे खत्मे होला छै न रे क्या पेज रे पढ़बै छी भागल जाइ छै। अच्छा रुक अरे 7 8 न रे यहाँ तक पढ़ा दिए थे यहाँ तो पढ़ा दिए ना और सब घुसा ला सब जगह नहीं ना अभी रुको खत्म तो हो गया अब ये 7 है एक 8 है न रे कितने बचा हुआ है देख लेते उसको बुला लो लला को बोलो आओ बैठने के बैठ जाओ बैठा लो वहाँ बगल चलो पढ़ा देते हैं। और तुम लोग 9:30 बजे स्कूल जाता है भागा जा रहा है लला से 9 बजे स्कूल जाता है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं 9:30 बजे स्कूल जाएगा तो उसको हम छोड़ देंगे 9:30 बजे। चलो रे यहाँ तक अभी देखे कहाँ तक देखे थे बता तो हाँ तो यहाँ पे जो है फ्रांस और इंग्लैंड सहयोग दिया था यहाँ तक देख लिए थे। और इस युद्ध में जो है यहाँ से देखेंगे अब यहाँ पे समझना अब तो इस युद्ध में फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय को काउंट काबूर ने 50,000 सैनिक एवं कई हथियार से मदद दिया। बात समझो जब फ्रांस जो है किससे युद्ध कर रहा था रूस से तो फ्रांस बहुत शक्तिशाली देश था। तो यहाँ पे जो काउंट काबूर कहाँ का राजा था ये इटली का काउंट काबूर इटली का ना प्रधानमंत्री था रे प्रधानमंत्री था ना। ये समझा कि अब करेंगे क्या देखो अगर हम तो जीतेंगे नहीं ऑस्ट्रिया से दिमाग लगा अगर फ्रांस को एक कर लेंगे तो पहले इसके घर गया था कौन भोज खाने के लिए भोज खिलाने के लिए फ्रांस के घर गया था वो भाषा जो वो कहानी नहीं बताई थी रे हाँ उसको जो है बस बोला कि किसी भी प्रकार हो अब उसको और मनाने के लिए पहले तो मनाया और मनाने के लिए जब देखा युद्ध हो रहा है उसको मनाने के बोला अपना 50,000 सेना भेज देते बिना पूछ ले। वो पूछबो न किया कि यहाँ पर सेना चाहिए बिना पूछले भेज दिया। बोला ये कौन है जो बिना पूछले भेज दिया तो पता चला कि यही काउंट काबूर है जो बिना पूछले भेज दिया। बोला कि हाँ ऐसा आदमी तो मतलब दुश्मन भी जो है ना साथ नहीं देता है मतलब कि यहाँ पे बोला कि युद्ध होता है ना जो लड़ाई होता है अगर लड़ाई में दुश्मन भी साथ दे ना दोस्त हो जाता है होता है ना। बोला बताओ ऐसा आदमी बिना पूछले से ना भेज दिया तो ऐसा आदमी होना चाहिए तो बहुत अच्छा मित्र हो गया इसका। तो ये सैनिक जो है ना कई हथियार कई मतलब कि यहाँ 50,000 सैनिक अब कई हथियार वहाँ पे भेज दिए। इस प्रकार फ्रांस क्रीमिया के युद्ध में विजय हो गया हाँ मतलब जीत गया। यहाँ फ्रांस जो है रूस को हरा के जो है क्रीमिया के युद्ध में जीत गया। जीतने के बाद नेपोलियन तृतीय ने काउंट काबूर को निमंत्रण दे दिया। समझना यहाँ पे काउंट काबूर को निमंत्रण दे दिया। काउंट काबूर सहयोग दिया था ना पहले भोज खिलाया एकदम बढ़िया से शादी में जाके उसके 50,000 सेना भेज दिया। इतना खुश हुआ वो एकदम कार्ड पे बहुत अच्छा वाला कार्ड पर लिख के भेजा अपना हाथ से लिख के भेजा। नेपोलियन तृतीय जो राजा था ना फ्रांस का एकदम उसको लिख के भेजा किसको काउंट काबूर को निमंत्रण दिया कि आप आइए हमारे घर पे आप तो हमारे मेहमान हुए। अपना देश बुलाया उसको अपना देश बुलाया काउंट काबूर वहाँ इटली देश के समस्या को नेपोलियन तृतीय के सामने रखा। उसका तो क्या था मस्तक यही मस्त मतलब यहाँ पे लक्ष्य था कि हम जो है ये जो इटली है इटली को एकीकरण करना है। इसके लिए काउंट काबूर पूरा अपना दिमाग लगाया कूटनीति चलाया। पहले उसको घर जाया खाया मतलब उसकी शादी में जो है उसके जो बेटी का शादी था उसमें बहुत भोज और सब कुछ अच्छा से खिलाया। लेकिन यहाँ पे जब देखा कि युद्ध हो रहा है अगर इस युद्ध में साथ दे दिए तो उसका बहुत अच्छा मित्र बन जाएंगे और 50,000 सेना से यहाँ पे सहयोग दिया और हथियार से सहयोग दिया। तो उसके बाद उसको जो लिफाफा में लिख के भेजा मतलब यहाँ पे निमंत्रण दिया कि आप हमारे घर पे आइए एकदम जो है दोनों गोटे मिल के खाएंगे और अपना समस्या बताइएगा। और यहाँ पे समस्या कौन सा बताया वो समस्या बताया कि हमारा समस्या है इटली। कौन समस्या है इटली समस्या है। ये इटली जो है एकीकरण करना है इटली का क्या करना है इटली का एकीकरण करना है। यहाँ से खटखट करेगा समझा ये खटखट नहीं करता है। इस प्रकार इन्होंने इटली के समस्या को यूरोप का समस्या बना दिया। बोला देखिए इटली जो है यूरोप महादेश में फ्रांस भी आता था इटली भी आता था। बोला इटली समस्या नहीं है इटली अगर पूरा यूरोप का समस्या है ये क्या ये जो मतलब अलग अलग भाग में बटा हुआ है इसको क्या कीजिए एक कीजिए। मतलब ये इटली की समस्या को पूरा यूरोप का समस्या बता दिया कौन काउंट काबूर। नेपोलियन तृतीय ने
अवशासन दिया कि आप हमें दुख में साथ दिए हैं, कभी भी आप पर संकट आए हमें याद कीजिएगा, हम आपके साथ हैं। मतलब यहाँ पे कौन बोला? नेपोलियन तृतीय, फ्रांस के राजा बोला आप जो है हमारे संकट में साथ दिए हैं, संकट मोचन हनुमान बन के आए हैं। बोला आपको जो है जब आप बुलाइएगा संकट में हम आपके लिए तैयार है, हाजिर है, आपके साथ है। काउंट काबूर अपना देश वापस लौटकर लोमांडी और वेनेसिया पर अधिक आक्रमण शुरू कर दिया। बोला पहले आक्रमण करेंगे तभी ना मतलब ये साथ देगा। बोला बैठल रहेंगे तो कैसे युद्ध होगा? वैसे युद्ध करेगा नहीं। बुझ गया था एस्टरिया कि यहाँ पे इसके साथ कौन है? फ्रांस है। वैसा कुछ किए तो बस हो गया, अगर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो बोला पहले पिलकाएंगे हम। कौन बोला? काउंट काबूर। ये जो है ना एकदम जो है आक्रमण कर दिया। किस पे? ये आक्रमण कर दिया यहाँ पे जो है, यहाँ पे लोमांडी और वेनेसिया पर आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण कर दिया ना, जब उन्हें सेना की जरूरत पड़ी, जब इसको सेना की जरूरत पड़ी, तब नेपोलियन तृतीय बोला हम आ गए दोस्त। कौन बोला? हाँ, नेपोलियन तृतीय से सहयोग लेकर आक्रमण तीव्र कर दिया। एस्टरिया नेपोलियन तृतीय द्वारा काउंट काबूर के सहयोग करने की से काफ़ी दुखित हो गया। वह फ्रांस के राजा नेपोलियन तृतीय से भी अपना मतलब काफ़ी दुखी था एस्टरिया का राजा। बोला देखिए फ्रांस आप जो है एकदम जो है इसके साथ दे रहे हैं, क्या बात है? बोला ये जो है मेरा संकट मोचन हनुमान है, इसके साथ अगर नहीं देंगे तो ये हमारे साथ देगा? फिर नहीं देगा। तो यहाँ पे जो है काउंट काबूर के साथ देने के लिए कौन आया? नेपोलियन तृतीय आया और बहुत सारे सेना भेजा। लेकिन दुखी कौन था? एस्टरिया काफी दुखी था इससे। वह फ्रांस के राजा नेपोलियन थर्ड से भी अपना सहायता मांगा। बोला देखिए उसका सहायता दे रहे थे, हमारा भी थोड़ा सहयोग कीजिए, क्योंकि आपके बगल में हम सहयोगी है, वो तो बहुत हट के है, उसका सहयोग कर रहे हैं, हम तो आपके बगल में है, हमारा भी साथ दीजिए, नहीं तो हमारा सब कुछ उजड़ जाएगा। बोला ठीक है। नेपोलियन तृतीय एस्टरिया को भी मदद करने का अवशासन दिया। मतलब बगल में था दे, बगल में एस्टरिया था, उसका मतलब कि बगल में है तो कैसा भी है तो अपना है ना। तो बोला ठीक है आप जो है कुछ करते हैं। तो यहाँ पे बोला कि युद्ध रोकवा दिया। बोला दोस्त बहुत जीत लिया तुम, अब छोड़ो, अब कितना जीतेगा, अब छोड़ दो, इसका जितना भी क्षेत्र है उसको दे दो। तो परंतु काउंट काबूर अपना सफल कूटनीति का सहायता से लोमांडी, परमा, मोडेना, टस्कनी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। मतलब तब भी कूटनीतिक था कौन? यहाँ पे काउंट काबूर कूटनीतिक था। बोला फ्रांस बोला देखो दोस्त आप छोड़ दो, कितना उसका जो है छीन छोड़ करेगा, कितना ले लिया है। बोला कि देखो आप जो है हम छोड़ देंगे कुछ नहीं, आपको हमारा जो क्षेत्र है लोमांडी वो दे दीजिए, परमा दे दीजिए, मोडेना दे दीजिए, टस्कनी, बहुत सारे जो भी क्षेत्र था सब अधिकांश क्षेत्र पर लगभग इटली का जितना भी क्षेत्र था उस पर क्या कर लिया था? ये अपना क्षेत्र ले लिया था उससे। किससे? एस्टरिया से। और वो लगभग इटली का क्या कर दिया था? एकीकरण कर दिया था। जो 7 भागों में बांटा हुआ था इटली, ये काउंट काबूर अपना दिमाग लगा के क्या कर दिया? इटली का एकीकरण कर दिया। हाँ, आप पढ़ेंगे किसके बारे में? गेरिबाल्दी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि रहने दो। तो गेरिबाल्दी बारे में पढ़ेंगे अच्छा से। यहाँ पे पेशे से नाविक था, ये नाविक था। हाँ, जन्म इसका 4 जुलाई 1807 में जो है नाइस फ्रांस में हुआ था। इन्होंने इटली को के दक्षिण प्रांत सिसिली, नेपल्स को इटली में मिलाने का काम किया। इन्होंने लाल कुर्ती सेना का गठन किया। बात समझना, यहाँ पे थोड़ा समझाते हैं। ये जो गेरिबाल्दी था न, पूरा ये जो काउंट काबूर बताया है, काउंट काबूर पूरा इटली का क्या कर देते? एकीकरण। लेकिन नीचे वाला जो भाग था सिसिली सब, इसका एकीकरण कर पाया था? वो नहीं कर पाया था। उसके लिए जो है अगला आया कौन? गेरिबाल्दी। नाविक था पीछे से। बोला गेरिबाल्दी बोला नहीं, पूरा इटली का एकीकरण होना चाहिए। इसके लिए जो है क्या किया? ये दक्षिण जो प्रांत था सिसिली और नेपल्स, इस पर जो इटली का जो है इटली को मिलाने का काम किया इन्होंने। लाल कुर्ती सेना बना के लाल कुर्ती का सेना बनाया। उसके बाद एकदम जो है इस पर आक्रमण करके जो है इटली का क्या कर दिया पूरी तरह? ये तुमको पूछेगा इटली के पूर्णता जो है एकीकरण कौन किया है? गेरिबाल्दी। लेकिन शुरू कौन किया था? मेजनी। एकदम बढ़िया से कौन कर दिया था? उसके काउंट काबूर। ये सब पढ़ लिया है और आगे पढ़ने वाले इसकी कहानी और है अभी। तो आज यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।